नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के एसएसटी सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपत्रक नंबर 5 को। तो इसमें हम लोग पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक उपविषय ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन को पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यापार से साम्राज्य तक टाइटल देने का इसका अर्थ ये है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी और व्यापार करते करते उसने पूरे भारत पर अपना एक अधिकार जमा लिया। तो इसका मतलब कि पूरा भारत उसका साम्राज्य बन गया, उसका राज्य बन गया और वो शासक बन गई। तो ये शुरुआत कैसे हुई थी, इस चीज़ को हम आज इस वर्कशीट के माध्यम से जानने और समझने वाले हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, मतलब औरंगजेब के बाद और कोई शक्तिशाली बादशाह नहीं हुए। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। मतलब छोटे छोटे जो सूबेदार थे, जैसे अवध का नवाब हो गया, बंगाल का नवाब हो गया, तो हैदराबाद का निजाम हो गया। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। और इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। यह कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर, मतलब इजाजतनामा, आज्ञा पत्र उसको बोला जाता है, ऑर्डर ले लिया। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं कर सकती। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरब में आकर व्यापार करेगी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। ऐसा आज्ञा पत्र 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ की तरफ से मिला। लेकिन यह शाही दस्तावेज मतलब राजसी दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। यह दस्तावेज सिर्फ ब्रिटेन के कंपनियों को आने से रोक सकता था, लेकिन ब्रिटेन के अलावा जो दूसरे देश थे उन देशों के लोगों को यहाँ आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। मतलब कहने का मतलब कि उससे पहले पुर्तगाली लोग गोवा में आ चुके थे। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। मतलब कि यूरोप के बाजार में भारत के कपड़े और गरम मसालों की बहुत मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। मतलब कि जब इसका डिमांड बढ़ गया तो इस वस्तु की कीमत भी बढ़ गई और मुनाफा घटने लगा, लाभ कम होने लगा। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। जब किसी एक राजा के राज्य में जाकर आप अपना अलग किला बनाएंगे तो यह राजा को कभी पसंद नहीं होगा। स्थानीय शासकों को भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी ने यहीं पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था और यहीं से उन्होंने शुरुआत भी की थी। उनकी वास्तविक शुरुआत अगर कही जाए तो यहीं से माना जाएगा। 1851 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। फैक्ट्री उस समय उन क्षेत्रों को कहते थे जहां से व्यापार किया जाता था। फैक्ट्री का मतलब किसी कारखाने से नहीं है, वो व्यापारिक जगह से है। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया और जिससे बंगाल में राजस्व की वसूली कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, मतलब टकराव यहीं से शुरू हो गया। अब यहाँ 3 प्रश्न हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला। प्रश्न 2 है कि यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। और प्रश्न 3 है कि आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला। तो इसका उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार के चार्टर से यह फायदा हुआ कि अब कोई और कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। और प्रश्न 2 है कि यूरोपीय व्यापारी भारत के किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। यूरोपीय व्यापारी भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग इत्यादि यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे। बाद में यूरोप से अन्य कंपनियों के आने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गया और उनका मुनाफा कम होने लगा। इसके बाद प्रश्न 3 है कि किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन के किसी उदाहरण का विस्तार पूर्वक वर्णन लिखिए। तो किसी भी क्षेत्र में जब एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकारों के हनन होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी बाजार पर किसी खास वस्तु की एक ही दुकान हो तो वह उन वस्तुओं की कीमत ऊंची रखता है, लोगों से भारी मुनाफा कमाता है, जिससे उपभोक्ता को परेशानी होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट और इसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।